खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। अ, आज मेरे साथ डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर और इसके अलावा ऑथर, राइटर, स्कॉलर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत, बहुत काबिल शख्सियत। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। My pleasure. आज नाज़रीन आपको हम ये बताएँ कि वैसे तो डॉक्टर साहब के साथ बहुत सी सिटिंग्स हो चुकी हैं और हमें जो है ये मौका मिल चुका है कि इनकी जो नॉलेज है वो हमारी नॉलेज में इज़ाफ़ा कर सके। लेकिन क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंस वीक है और ये जो है ये आज़ादी के दिन हैं, जो हम मनाते हैं 14 अगस्त और उसके बाद भारत का 15 अगस्त। तो इस वक़्त एक ख़ास तौर पर एक ख़ास अहमियत है इसकी। तो हमने सोचा कि बहुत सी बातें हमने कर लें डॉक्टर साहब की किताब, जिन्ना, उसके अलावा जो पार्टीशन पंजाब पार्टीशन पे इनकी किताब उसकी हमें ये हमने बड़े जबरदस्त तवील सेशंस किए। आज हम बात करेंगे कि इस ये जो 14 और 15 है, इससे हम बिल्कुल थोड़ा-सा पीछे जाएँगे। यानी हम 3 जून से कर लेते हैं शुरू इसको कि उस दौरान क्या हुआ और हम इसको नाम दे देते हैं कि 60 डेज़ बिफोर इंडिपेंडेंस इसको हम ये कह लेते हैं। तो इन दिनों में इतने अहम इवेंट्स हुए हैं जो हमें इन 2 तारीखों तक लेकर आए। इस पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो दिन है, आप समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंस से 2 महीने पहले या इस तरीके से, ये कितने अहमियत के हामिल हैं इस दिन आने तक? क्या-क्या कुछ हो चुका? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? और एक बात ये भी कही जाती है कि दरअसल जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त है, लेकिन पहले इसी तरीके से मनाया जाता था लेकिन फिर 14 और 15 हो गया दोनों का अलग-अलग। प्लीज़ इस पे भी रोशनी डालिएगा। हाँ, देखें 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन प्लान अनाउंस किया। उससे पहले बहुत कोशिशें हो सकी कि हिंदुस्तान किसी ना किसी तरीके से एक लूज किस्म की फेडरेशन हो, जिसके अंदर 2-3 सब्जेक्ट जो हैं वो सेंटर के पास हों, बाकी सारा कुछ प्रोविंसेस के पास हो और इसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स को आज़ादी हो, वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन सके, पाकिस्तान का बन सके या वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, लेकिन ये फैसला ऑफिशियली 3 जून 1947 को किया गया लंदन से और उसके बाद दिल्ली से सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया ये 3 जून प्लान। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और आखिर में सरदार बलदेव सिंह सिखों के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। 3 जून प्लान के मुताबिक हिंदुस्तान की तो तकसीम होनी थी ताकि जो इलाके जहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में है, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया में, वो हिंदुस्तान से अलग करके पाकिस्तान को दिए जाएंगे। साथ साथ ये भी था कि 2 मुसलमान मेजॉरिटी प्रोविंस पंजाब और बंगाल में भी राय ली जाएगी लोगों की कि क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहते हैं एज अ यूनाइटेड बंगाल एंड पंजाब, या वो पार्टीशन करके कुछ हिस्सा पाकिस्तान को कुछ हिंदुस्तान को दिया जाए। तो 3 जून के बाद 20 जून को बंगाल असेंबली को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया था, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल and Hindu majority districts of Bengal. If either block voted for partition, Bengal would be partitioned. तो जो हिंदू ब्लॉक था उसने कहा कि हम बंगाल की पार्टीशन चाहते हैं और हम हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहते हैं। पंजाब के अंदर 23 जून को पंजाब असेंबली लाहौर वाली जो है वहां पे वोटिंग हुई और मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जो थे वहां के जो वोट आया तो उसमें था कि पूरा पंजाब पाकिस्तान में जाए, लेकिन 12 डिस्ट्रिक्ट जो हिंदू सिख मेजॉरिटी थी उन्होंने कहा कि वी वांट टू जॉइन
इंडिया। तो इस तरह फैसला हुआ कि ये दोनों प्रोविंस भी डिवाइड होंगे, क्योंकि अगर मजहब के नाम पे पूरा हिंदुस्तान डिवाइड होता है तो पंजाब और बंगाल जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, वो फिर उनको हक है ना कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो सके। तो ये फैसला हुआ, सब लीडर्स ने मान लिया कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि पंजाब में मार्च से खूनी किस्म के फसाद होने शुरू हो गए थे, जो कि मई और जून में और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए। और पंजाब के जो गवर्नर थे सर एवन जेंकिंस, उनकी रिपोर्ट्स मैंने द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंस में दी गया, फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स। हर कहा है उन्होंने कि यहाँ पे तो ब्लड शेड होने वाला है, अगर ये तीन पार्टीज अमन कायम ना कर सकी तो यहाँ पे तो खून रेजी बहुत होगी, और खून रेजी शुरू हो गई हुई थी। अब इसकी बुनियाद पे ये फैसला हो गया 23 और 20 जून को। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया, जिसके मुताबिक भी अब हिंदुस्तान की तकसीम होनी थी। लेकिन यह भी होना था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी डिफाइन होगा। तो उसके मुताबिक पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाई गई, बंगाल बाउंड्री कमीशन बनाई गई, और उनका एक चेयरमैन बनाया गया बाउंड्री कमीशन का, सर सिरिल रैटक्लिफ। ही केम फ्रॉम इंग्लैंड फॉर दिस। अब होता क्या है कि खासतौर पे पंजाब में जुलाई से तो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होना हो गया, शुरू हो गए अटैक। इधर से हम हिंदू सिखों को मार मार के भगा रहे थे, उधर से फिर सिखों ने और हिंदुओं ने मिलकर मुसलमानों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। सो इट वाज टोटल केओस, टोटल एनर्की एंड नो लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन ऑफिशियली यही था कि भी सारे एग्री कर गए हुए अब तो पार्टीशन होनी है। लेकिन जिन्होंने ये कहा था कि ठीक है हम पार्टीशन की प्लान को मानते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे कि ये पीसफुली हो। लेकिन पीसफुली ना हो सका, इट गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। तो इन हालात में पंजाब और बंगाल बाउंड्री कमीशन की डिस्कशंस हुई फ्रॉम द 21st ऑफ जुलाई टिल द 31st ऑफ जुलाई, दोनों तरफ। दोनों बाउंड्री कमीशंस के जो जज थे ना, नॉमिनेटेड जजेस, दो मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किए थे, दो कांग्रेस ने। दे कुड नॉट एग्री ऑन हाउ टू डिवाइड पंजाब और बंगाल। तो फाइनली ये फिर हक बना अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस सर सिरिल रैटक्लिफ का। सर सिरिल रैटक्लिफ ने अपनी कई प्लान्स बनाई जिन पे बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन बाय द 13th of August he was ready with the plan. माउंटबेटन ने कहा कि ये अब अनाउंस ना किया जाए 13 को, क्योंकि 14 को मैंने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए कराची जाना है, और 14 और 15 की रात को हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुझे वापस इंडिया में आना है। तो अगर रैटक्लिफ अवार्ड अनाउंस हो गया तो वहां पे तो एकदम केओस पैदा हो जाएगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल वुड बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर। इसलिए माउंटबेटन केम टू कराची। 14 को वो हुई, ऐसे कहना चाहिए कि वो 13 को ही आ गए थे, लेडी एंड लॉर्ड माउंटबेटन। 13 की शाम को उनका बैंकेट हुआ। 14 को उन्होंने सुबह सुबह पाकिस्तान की जो होती है ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उसको एड्रेस किया कि भाई अब आप आजाद हो गए हैं। लेकिन आपने 14 अगस्त की बात की थी जी। एक्चुअल ट्रांसफर, दिस वाज ओनली डन बिकॉज माउंटबेटन हैड टू बी इन 2 प्लेसेस। तो एक ही दफा एक ही दिन तो नहीं हो सकते।
पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस एक दिन पहले रस्मन सेलिब्रेट कर ली गई थी। अच्छा। लेकिन रात के 12 बजे 14 और 15 को ब्रिटिश गवर्नर जो थे ना यहाँ पे, सर एवन जेंकिंस, उन्होंने चार्ज अपना रात के 12 बजे दिया है 14 को। तो एक्चुअल पाकिस्तान बिकेम फैक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑन द 15th, और पहले 2 साल 15 अगस्त को हम अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय सेलिब्रेट करते रहे हैं। समझ गए आप? ओके ओके। देखे ना, दोपहर को कराची में करके फ्लाई करके दिल्ली पहुंचे। दिल्ली को रात को 14 और 12 को वो पंडित नेहरू की स्पीच है ना, at the midnight hour when the whole world sleeps, India rises, tryst to destiny उसको कहा गया है। तो वो क्यों थी 14 और 15 की, कि उस रात 12 बजे के बाद 15 हो जाती है। तो माउंटबेटन को दोनों जगह होना था, इसलिए एक दिन पहले रस्मन पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हो गई। बट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर के ब्रिटिश गवर्नर्स गेव अप एंड आवर पीपल टुक ओवर अंडर पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो 15 को है। ठीक है, सही, ठीक ठीक, दुरुस्त। अच्छा, एक उसके बाद है कि 17 को फिर अनाउंस किया गया रेडियो पे कि भी ये इलाके पंजाब के इंडिया में है और ये पाकिस्तान में है, ये बंगाल में, ये इंडिया के बंगाल, यानी ये इंडिया का में आ गए हैं बंगाल के इलाके, और ये पाकिस्तान में आ गए हैं। तो पंजाब में क्योंकि फसाद पहले से हो रहे थे, सडनली पीपल वर ऑन द रॉन्ग साइड इन मिलियंस, और उन पे फिर जो हमले हुए हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है इंडियन हिस्ट्री में, इन द several thousand years if you can go back। और अमृता प्रीतम ने तो फिर वो नज़म भी लिखी ना, आज आखा बारिश शानू, आज कबराज विचों बोल, वो इसी पे लिखी गई है ना। एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख ना लिख लिख मारे बैन है, आज लखा तियां रोक दियां तेनू वारिश शानू कहन। हाँ, क्योंकि उसके बाद जो फिर हुआ है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे इस इलाके के अंदर। ठीक, तो उसके लिए देखे ना, फैज साहब ने जो कहा ये दाग दाग उजाला, वहां से क्या पता। हाँ, और साहिर ने भी कहा कि ये वो आजादी नहीं है जिसके लिए ये सारी स्ट्रगल की गई, ये वो सुबह तो नहीं। जी जी, हाँ जी जी। सो इस तरह की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अब हम बात करें, आपने कहा कि उनको मालूम था, लॉर्ड माउंटबेटन को, जो बरतानवी उस वक्त राज के अथॉरिटीज थी, उन सबको ये मालूम था कि ये अनाउंस ऐसे जब होगा तो उसके बाद दोनों तरफ जो हैं वो जाहिर है कि मिलियंस लोग जो हैं उनको पता चलेगा कि वो तो रॉन्ग साइड पर हैं, और एक बहुत बड़ा जो है वो एक ऐसा खून खराबा होगा। इसके बावजूद इसके लिए पहले से कोई प्लान क्यों नहीं किया गया? और एक और बात इसमें कि क्या अगर उनको मालूम था, ब्रिटिशर्स को, तो पाकिस्तान यानी जो भारत है, सब कॉन्टिनेंट के जो लीडर्स थे, जिन्ना और फिर दूसरी जानिब नेहरू या जितने भी उस वक्त थे, क्या उनको ये मालूम नहीं था कि ये होगा? बड़ा अच्छा सवाल है जिसका कोई जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी पंजाब वाली किताब पढ़ें और बाद में ये जिन्ना वाली किताब में पढ़ें, तो ये है कि महात्मा गांधी ने तो बहुत साल पहले कह दिया था कि अगर आप इंडिया की पार्टीशन करेंगे तो खून खराबा होगा। और जब बंगाल और पंजाब की हो गई पार्टीशन तो और भी खून खराबे का चांस बढ़ गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने इन तीनों लीडर्स को बिठा के कहा कि मियां, अगर तुमने ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए ना तो हमारी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। दिस इज द पार्टीशन प्लान, यू एक्सेप्ट इट और यू लीव इट। तो वो लीडर क्या करते? दे हैड टू एक्सेप्ट इट, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। Why did बरतानिया डू दिस क्विकली? इसके ऊपर मुझे, जो मैंने अपनी किताब में देखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है वेरी प्रो इंडिया, एंड नो डाउट ही वाज अ फ्रेंड ऑफ नेहरू और कांग्रेस के करीब थे, इसमें कोई शक नहीं है, वो हर जगह पे मैंने ये लिखा है। लेकिन उनके भी तो हाथ बंधे हुए थे ना। ही वाज जस्ट एन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अल्टीमेटली ब्रिटिश
ओवरऑल प्लानिंग के मुताबिक ही पार्टीशन होनी थी ना। तो मसला ये था कि ब्रिटिश आर्मी ने रियलाइज किया था कि अगर पाकिस्तान बनता है तो हम कम्युनिज्म का जो एक मार्च है ना टुवर्ड्स साउथ एशिया, उसको हम रोक सकते हैं। हम यहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे जो इस्लाम के जरिए कुफर यानी एथिज्म की आइडियोलॉजी को रोक सके। तो इसलिए पाकिस्तान बनाने का जो फैसला है ये मई 12 को लिया गया। इससे पहले इट वाज नॉट क्लियर कि कैसे इसको डील किया जाए। सो लेट 12 को ये फैसला होता है, और मैंने वो कोट किया अपनी किताब में। ब्रिटिश आर्मी के जो 3 हेड ऑफ आर्म फोर्सेस हैं, एयर फोर्स, आर्मी एंड नेवी, और उनके जो फील्ड मार्शल मंटगोमरी, इन सारों का एक मेमोरेंडम मैंने कोट किया है कि अब अगर पार्टीशन हो रही है तो जिन्ना साहब जो हैं ये तो फ्रेंडली हैं, हिंदुस्तान अंडर नेहरू में गो इट्स ओन वे। इट्स ऑल कोटेड इन द बुक, सो देयर इज नथिंग दैट कैन बी डाउटेड अबाउट द ब्रिटिश इंटेंशंस। यहां पे अब माउंटबेटन का एक रोल जो लोग समझते नहीं है। माउंटबेटन ने पहले वो मिले कायदे आजम को और कहा कि भाई देखें, आप चाहते हैं कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने, लेकिन लेट मी वॉर्न यू कि अगर हिंदुस्तान रिफ्यूज करता है तो फिर शायद बरतानिया आपकी एप्लीकेशन को ना माने, क्योंकि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो जाए तो फिर तो हमें अंडर ट्रीटी पाकिस्तान की मदद करनी पड़ेगी और इंडिया के खिलाफ उस जंग में जाना पड़ेगा। वी कांट अफोर्ड इट, क्योंकि इस तरह इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन की तरफ जा सकता है। लिहाजा तो फिर जिन्ना साहब ने कहा कि वी हैव बीन लॉयल टू द ब्रिटिश, हमने कभी 1 घंटे के लिए आपको अपोज नहीं किया। अगर आप लोग नहीं हमारी एप्लीकेशन मांगेंगे तो हम ब्रिटिश पीपल के पास जाएंगे, हम सारी कॉमनवेल्थ में जाके शोर मचाएंगे कि हमें ये मेंबर नहीं बता रहे। जिन्ना साहब और एग्रीड। देन ही वेंट टू नेहरू और कहा कि देखो भाई, जिन्ना साहब एंड मुस्लिम लीग आर रेडी टू जॉइन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इफ इंडिया डज नॉट ज्वाइन तो इन केस ऑफ वॉर हम तो पाकिस्तान की मदद करेंगे, तो देख लो तुम अकेले रह जाओगे। तो नेहरू और उनका जो लेफ्ट विंग था ना, एंटी इंपीरियलिस्ट कम्युनिस्ट, ये वो उनको वो पंजाबी में कहते हैं परतू पै गया, यानी कि उनको समझ ना आई कि अब हम क्या करें। तो नेहरू वाज आल्सो कन्विंस्ड टू जॉइन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। जब ये हो गया तो महल माउंटबेटन एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जल्दी जल्दी इनको ट्रांसफर करो पावर और निकलो यहां से, हमारा मकसद तो पूरा हो गया है। पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ में आ गया है और इंडिया भी आ गया है, लिहाजा सोवियत यूनियन का जो एक थ्रेट है, एक तो पाकिस्तान रोक लेगा और इंडिया को न्यूट्रलाइज हमने कर लिया है। सो दिस वाज डन इन ग्रेट हेस्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। लोगों के साथ जो गुजरी वो मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, इसको ये सब कुछ जब मैं सुन रही थी ना, तो इस वक्त के जो अफगानिस्तान के हालात है और अफगानिस्तान से जिस तरीके से अमेरिकन ट्रूप्स निकले हैं और वापस गए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिस तरह उन्होंने वो सारा अपना इंटरेस्ट हासिल करके सब कुछ करके, वो इसी तरह लगा है कि यहाँ पे भी मालूम था, अमेरिका को मालूम था ना कि अफगानिस्तान में अगर जब ये जाएंगी फौजें वापस तो किस किस्म का, तो इस वक्त जो वहां पे हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से खून खराबा हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कितनी मुमासलत है दोनों में, सिमिलैरिटी है? बहुत सिमिलैरिटी है। और अब पाकिस्तान एक कदरे एक लिबरल सोसाइटी थी, उसका सत्यानाश नहीं हो गया। सत्यानाश, जी जी। अमेरिका का एक सोल्जर नहीं मरा, लाखों अफगान मारे गए, कई हजार पाकिस्तानी मारे गए, कई हजार रशियन मारे गए। नो अमेरिकन किल्ड बट दे गॉट अस थ्रू अस द टास्क डन। अब पार्टीशन के वक्त भी तो यही उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बनाएंगे, और पाकिस्तान उस दिन से अपनी आजादी खो बैठा हुआ था। ये भी मैंने लिखा है पाकिस्तान गैरिजन स्टेट किताब में, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना इंडस्ट्री थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी ना। इंडिया के पास तो फिर भी कुछ इंडस्ट्री थी, उनके पास कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां भी आ गई थी जहां पे आर्गुमेंट बनते हैं। पाकिस्तान के पास तो छोटा मोटा कोई कुछ भी नहीं था।
तो पहले दिन से अपनी डिफेंस के लिए आप वेस्टर्न पावर की तरफ जाना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान और पार्टीशन में ना मुसलमानों का कोई उनको दर्द था, ना हिंदुओं के साथ नफरत थी। उन्होंने पार्टीशन अपनी प्लानिंग, ग्रैंड प्लानिंग के मुताबिक की। हजारों लोग, लाखों लोग, 1 मिलियन हिंदू, मुस्लिम, सिख मारे गए। उन्होंने कहा कि ये देखो, यही तुम अमन से नहीं रहना चाहते, आजादी चाहते हो तो लो फिर आजादी, ये है तुम्हारी आजादी। और उस दिन के जी। बाद आज तक इंडिया पाकिस्तान की नफरत की दीवारें नहीं खड़ी हो गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैं ये कहता हूं, अव्वल तो पार्टीशन ना होती तो बेस्ट था। अगर पार्टीशन होनी थी तो बरतानिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पीसफुल ट्रांसफर करके तब यहां से जाते। उन्होंने ओके। एकदम पैकअप किया और चले गए। और उसके ठीक। बाद झगड़े जो हैं, झगड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान की किस्मत बन गए हैं। ये मसला है। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं कि वो पीसफुल करके जाते, आपके ख्याल में कोई कोई ऐसा फार्मूला उस वक्त था कि वो इसको पीसफुल बना पाते? क्या करते, मसलन क्या होता कि ऐसे, क्या आप समझते हैं कि क्या उनको देखें, करना चाहिए? बड़ी अच्छी बात है। देखें, 20 फरवरी 1947 को जो अनाउंस हुआ था ना ट्रांसफर ऑफ पावर, वो जी। थी कि जून 1948 में हम ट्रांसफर करेंगे। हम्म। लेकिन 3 जून प्लान 1947 में, यानी 3 महीने के बाद जो अनाउंस हुई, उसमें बजाय जून 48 के उसको बिल्कुल आगे ले आए, मिड अगस्त 1947। तो ओके। अगर वो पीरियड रखते तो उसके लिए उनको, असल में यहां पे भी एक प्रॉब्लम है। सर एवन जेंकिंस ने कहा कि मुझे 20,000 ब्रिटिश ट्रूप्स चाहिए। वो दो, ताकि जब पार्टीशन की ये ट्रांसफर हो तो पीस हम यहाँ पे कायम रख सकें। हम्म। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन दिल्ली सेट के कोई इतने 20,000 सोल्जर्स नहीं है। हाँ, एक उन्होंने बना दी पंजाब बाउंड्री फोर्स, जिसमें मेजर जनरल रईस जो इंग्लिशमैन थे वो चेयरमैन थे, और चंद और ब्रिटिश थे। बाकी सारे बलोच रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, इस किस्म के लोग थे। जब जंग हुई, जब ये इनको पीस मिशन में भेजा गया, तो जहां पे हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही थी, हिंदू सोल्जर्स ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। जब बलोच रेजिमेंट शेखुपुरा में आई तो इन्होंने हिंदुओं पे गोली चला दी, हालांकि इनका काम था अमन रखना। इसीलिए 1 अगस्त 1947 को पंजाब बाउंड्री फोर्स बनी और 1 सितंबर को इसको डिसबैंड कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, और ये एक फख्र की बात कहनी चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी दोनों ने कहा कि हम अमन से लोगों को यहां से क्रॉस कराएंगे, और दोनों तरफ से फिर उन्होंने बहुत जानें बचाई हैं। लेकिन क्योंकि एक दफा लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, उस दौरान में जो फिर जिसके हाथ कोई चढ़ गया उसको छोड़ा नहीं दूसरे ने। जी जी सर, वो तो उसके ऊपर हम और पहले भी बात कर चुके हैं, जो कुछ हो हाँ चुका जी, है उस बिल्कुल दौरान, बिल्कुल तो वो तो ऐसे। मेरा, जिस तरह आप कहते हैं कि अगर आप हजारों साल की तारीख भी उठा लें तो इस किस्म का कत्लेआम जो है वो कहीं ऐसे नहीं नहीं हुआ हुआ, होगा। नहीं हुआ। हम्म। या हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं हुआ, नहीं नहीं। हम्म। 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 तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि वो जो 48 का प्लान था उसको जब आप एक साल पीछे ले आए, यानी ये पहले ले आए, तो उस सबसे बड़ी वजह तो यही, मेरे ख्याल में तो यही बनती है, क्योंकि अगर एक साल का टाइम होता तो उस वक्त तक बहुत कुछ हो जाता। जिन लोगों ने आना जाना होता एक दूसरे की तरफ वो चले जाते और फिर ये बिल्कुल, होता, सबको पहले बता दिया जाता। मैं आपसे एग्री करता हूं। मेरा भी यही ख्याल है कि अगर अंग्रेजों ने अनाउंस किया था 48 जून, हम्म। तो पूरी उसके लिए फिर तैयारी होनी चाहिए थी। ये जल्दी से बिठा के तीनों को, देखें जी, 2 जून को इनको बताया गया कि ये प्लान है, और 3 जून को उनसे मनवा लिया गया। नेहरू को अलबत्ता मई में उन्होंने बता दिया हुआ था कि हम ये हमारा प्लान है, बट यू आर नॉट टू mention it to anyone. All others were surprised, including Jinnah and the Sikh leaders, और बेताशा और लोग। और Mountbatten writes that when I announced it, the Indian leaders were taken aback. It would have been amusing if it was not tragic at the same time. ये वो खुद उसने लिख दिया है कि मैंने अनाउंस जब किया है तो सब हक्का बक्का रह गए कि यार
अगस्त के अंदर हो रहा है, इन लेस देन 11 वीक्स 400 मिलियन पीपल टू बी डिवाइडेड फॉर एवर। तो यहां पे माउंटबेटन आई थिंक इज रिस्पॉन्सिबल, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। होता क्या है कि क्योंकि हमारे हिस्टोरियंस ने जाके कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और यहाँ पे वो करनी होती है रिसर्च और फंडिंग, तो कोई हिम्मत नहीं करता कि इसके ऊपर ज्यादा लिखे। मैं क्योंकि हमेशा से आजाद आदमी हूं, मैंने ये सारा कुछ लिख दिया, इसीलिए मुझे किसी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में कभी नहीं बुलाया गया, हालांकि मेरी किताबें अवार्ड विनिंग किताबें हैं, बिकॉज the British would never want their role to be exposed. I mean, जिक्र सब करते हैं कि जी माउंटबेटन ने ये कर दिया, लेडी माउंटबेटन एंड नेहरू, ये स्कैंडल है, पेटी स्कैंडल्स मीन नथिंग। जो सब्सटेंटिव बात है कि मिलियंस लोग अपना अपरूट हुए, उसमें कोई बात ही नहीं हुई। तो ये है तो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन वाज रिस्पॉन्सिबल, ब्रिटिशर्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो क्या मिस्टर नेहरू इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि आपने कहा कि उनको बता दिया था, बाकियों को नहीं पता था। देखिए उनको कब बताया, उनको 9 मई को बताया माउंटबेटन ने कि दिस इज माय प्लान। अच्छा ठीक है, फिर तो जाहिर है कि वो इतना ओके ठीक है। हाँ, एंड उनसे जेंटलमैन वर्ड भी ले लिया होगा ना कि यू आर नॉट टू मेक इट पब्लिक, क्योंकि अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये अभी तक माउंटबेटन का प्लान था, यूके की गवर्नमेंट से क्लियर सिग्नल आना था ना। ठीक। लेकिन जब अनाउंस हुआ, लेकिन एक बात देखे ना, नेहरू ने कम से कम हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट पंजाब को छोड़ दें, मुसलमानों पे हमले तो नहीं ना होने दिए। जो रहना चाहते थे वो वहां पे रहे, जो 9.8% थे तब, अब वो 14.2% है। तो नेहरू केप्ट हिज वर्ड कि जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत थी उन्होंने मुसलमानों को प्रोटेक्शन दी। हम यहाँ पे फेल हो गए क्योंकि पाकिस्तान बन ही रहा, एक नई स्टेट रहा था, इनके पास कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं था। इट वाज, और गुंडा एलिमेंट ने इसमें बहुत फायदा उठाया है, उधर भी ईस्ट पंजाब में भी और इधर भी। शरीफ आदमियों ने तो एक दूसरे की मदद की है। मसलन मैं एक थे राजेंद्र पुरी, उनका मैंने कोट किया है, उनके बड़े भाई के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा हम मॉडल टाउन में रहते थे, तो जब ये हमले हो रहे थे तो हमारे साथ एक फैमिली, सैयद फैमिली थी, उन्होंने आके कहा कि सूरी साहब हमें खबर है कि आप लोगों पे हमला होने वाला है, तो आप कोशिश करें निकल जाए। तो उन्होंने कहा उन्होंने तो हमारी जान बचाई। जो अच्छे मुसलमान थे, अच्छे हिंदू सिखों ने अपनी जान पे खेल के अपने नेबर्स और बाकियों को बचाया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो गुंडा एलिमेंट होता है वो तो, आप न्यूयॉर्क के अंदर 3 घंटे लाइट जो है ना वो बंद कर दें, देखें कितनी लूटिंग होती है। जी, तो एक दफा हुआ था ना ऐसा तो जी। और पाकिस्तान तो है ही भूख नंग का इलाका, यहाँ पे मौका मिले तो ये किसी को नहीं छोड़ते। ये तो गंबर में हुआ था ट्रेन एक्सीडेंट 1962 में या कुछ, तो खबरें ये हैं कि बेचारे जो लोग उस ट्रेन के एक्सीडेंट में, वो वहां के जो वो थे ना लोग, वो उनका मालमूल लेके भाग गए थे। अल्लाह रहम, हमारे लोगों को चांस मिले तो ये बख्शते नहीं है। ये जो गुंडा एलिमेंट होता है, जो शरीफ लोग होते हैं, उनका किरदार और होता है, और वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे। किसी कम्युनिटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, किसी कम्युनिटी को आप एब्सॉल्व भी नहीं कर सकते, और कम्युनिटी एज अ होल ने तो कुछ भी नहीं ना किया। उनमें लोग थे जिन्होंने मदद की, उनमें से लोग थे जिन्होंने हमले किए ऐसे। लेकिन सर जी प्रोफेसर साहब, ये भी तो होता है ना कि हमने देखा कि दुनिया में जहां कहीं भी, इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो हम कोशिशें करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो बातचीत होती रहे, राब्ता रहे दोनों मुल्कों के बीच। इसकी वजह ये कि जंग कहीं पर भी होगी तो वहां पे इंसानियत का यही हाल होगा। ये तो हम मानी हुई बात है। आप ये देखें 1960 वॉर 65 वॉर तक इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हो गई थी, खून खराबा हो गया था, लेकिन अभी भी हमारे शायर जाते थे, मुशायरे होते थे,
और 1950 में एमसीसी मालिबोन क्रिकेट क्लब, जो अब इंग्लैंड के नाम पे खेलती है, पहले रिवाज ये था कि व्हेनेवर इंग्लैंड वेंट अब्रॉड टू प्ले इट वाज कॉल्ड एमसीसी। अब नहीं कहते, ड्रॉप कर दिया उन्होंने। एमसीसी केम टू इंडिया टू प्ले अ मैच। जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट के आपके जो इम्तियाज अहमद है ना क्रिकेटर, आई वांट हिम टू प्ले इन माय प्राइम मिनिस्टर्स 11। इम्तियाज अहमद वेंट देयर फ्रॉम लाहौर, 300 स्कोर किए उन्होंने। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, इम्तियाज ने खेला और ऐसा खेला कि ही गॉट द हाईएस्ट। तो इसका क्या मतलब है कि अभी नवाबजादा लियाकत अली खान, जवाहरलाल नेहरू, ये एक ही जगह बड़े हुए थे, एक दूसरे को समझते भी थे, सियासी डिफरेंसेस थे लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी थी। मेरे पास एक किताब भी लिख रहा हूं जहां पे नवाबजादा, माय डियर नवाबजादा लिख रहे हैं पंडित नेहरू, और लियाकत अली खान लिखे हैं माय डियर पंडित जी। इस तरीके से ये एक दूसरे को एड्रेस करते रहे। ये तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तो नफरतें जो उस जमाने में उस जमाने के लीडर्स ने छुपा ली थी, वो फिर खुली छुट्टी मिल गई। हमारे यहाँ इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई, उधर हिंदू राष्ट्र मूवमेंट शुरू हो गई। ये उन्होंने सत्यानाश किया है। हमारे लीडर्स से गलती हुई या नहीं हुई तारीख ही बताएगी, लेकिन पार्टीशन अब हो गई ना, 2 मुल्क बन गए हैं, तो 2 मुल्क अब अमन में रहने का तरीका ढूंढे ना। मैं तो ये कहता हूं, मुल्क तो बन गए हैं, अब ना इंडिया चाहता है पाकिस्तान वापस आ जाए और पाकिस्तानी भी नहीं चाहते कि वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। तो इट्स हिस्ट्री हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। नाउ विद दिस वर्डिक्ट इन हैंड, हाउ डू यू लिव इन पीस? दैट्स द क्वेश्चन। ये मसला है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रेशियस टाइम का। आपने इतनी जबरदस्त हमेशा नॉलेज हम तक पहुंचाते हैं। मतलब ये कि हिस्ट्री की बुक्स पढ़ लें तब भी आपका जो 30 मिनट्स का सेशन होता है वो उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन होता है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, आपसे